दोस्तों, हमेशा की तरह ही मैं आपके लिए दो हॉरर स्टोरी लाया हूँ। पहली स्टोरी है राकेश जी की, जिन्होंने अपनी स्टोरी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किया था। और दूसरी स्टोरी है सुखेंद्र जी की, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर कई दिन पहले अपनी आप बीती स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी। तो सबसे पहले इन दोनों शख्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं राकेश जी की स्टोरी की तरफ, जो कि आज की वीडियो की पहली स्टोरी है। राकेश जी कहते हैं कि मेरे साथ जो घटना हुई है वह एक सच्ची घटना है, तो इसे आप काल्पनिक नहीं समझिएगा। एक बार की बात है, राकेश अपने पैतृक गांव से लौट रहे थे। उनको उचेहरा जाना था। उनकी ट्रेन समय से काफ़ी लेट चल रही थी। जब वह ट्रेन उचेहरा स्टेशन पर पहुंचती है तो रात के 2 बज चुके थे। छोटा स्टेशन था, जिसकी वजह से भीड़ भी बहुत कम दिख रही थी। खैर, मुझे अब घर की ओर निकलना था। मेरा घर फाटक के आगे पटरियों के किनारे था, जिसकी वजह से मैं पटरियों के किनारे किनारे पैदल ही चलने लगता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद एक लड़की पीछे से आवाज़ देती है, अरे ओ भाई साहब, मुझे भी आगे चलना है, साथ में चलो। इतना सुनते ही मैं एकदम से डर जाता हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। तो यह लड़की कहाँ से आ गई? रात तो काफ़ी हो गई थी और मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाया और उससे कहा, कहाँ जाना है तुम्हें और कहाँ से आई हो? वह पहले तो कुछ भी नहीं बोल रही थी, फिर कुछ देर बाद कहती है, कैसे आदमी हो? तुम्हारे साथी तो ट्रेन से उतरी हूँ। मैंने सोचा हो सकता है मैंने इसकी ओर ध्यान न दिया हो और यह मेरे पीछे पीछे चली आई हो। खैर, उससे मैं पूछता हूँ, तुमको जाना कहाँ है? वह लड़की बोलती है, मेरा घर फाटक के पहले ही है, वहीं मुझे जाना है। मैंने उससे कहा, चलो अच्छी बात है, मुझे तो फाटक के आगे ही जाना है। फिर हम लोग साथ में चलने लगते हैं। अगल बगल से ट्रेन निकल रही थी और मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं हिम्मत करके आगे की ओर चल रहा था। कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे और काली रात भी थी, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतने में ही वह लड़की मुझसे पूछती है, आपको डर नहीं लग रहा? मुझे तो लग रहा है। फिर मैं उसको बिना डरे जवाब देता हूँ, लग तो रहा है, लेकिन इतना भी नहीं। मेरे साथ मेरे भगवान रहते हैं, शायद इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। बस इतनी बातें करते करते हम लोग आधा किलोमीटर पैदल चल चुके थे। इतने में ही उसका घर आ जाता है और वह अपने घर की ओर इशारा करती हुए बोलती है, मेरा घर तो आ गया, बस हम लोग तो इतने ही दूर के साथी थे। फिर मैं उसको बोलता हूँ, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अपना नाम तो बताते जाओ। वह मुस्कुराकर बोलती है, जी मेरा नाम रेखा है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और मैं फिर से पैदल चलने लगता हूँ। पूरी गली में यही सोचता रहता हूँ कि यह लड़की आखिर कौन थी। खैर, अब मेरा भी घर आने वाला था। मेरे घर में मेरा सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। मैं दरवाज़ा खटखटाता हूँ और मेरी पत्नी अंदर से आकर दरवाज़ा खोलती है। सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि मैं इतनी रात गए आ रहा था। फिर मैं सभी लोगों से अपने जर्नी के बारे में बताता हूँ और खाना पीना खाकर मैं सो जाता हूँ। सुबह होते ही मैं अपने ऑफिस की ओर निकल जाता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में केवल वही लड़की दिख रही थी। मैं आखिर जानना चाहता था कि वह लड़की आखिर कौन थी। इसलिए जब मैं शाम को घर आता हूँ तो उससे मिलने के लिए चल देता हूँ। पटरियों के किनारे उसका घर था। रात होने ही वाली थी। मैं उसके घर के सामने पहुंच गया था। उसके घर के दरवाजे को खटखटाता हूं। इतने में ही एक बुजुर्ग महिला बाहर निकलती है और मुझे घूरने लगती है। वह मुझसे पूछती है, कौन हो बेटा, कहाँ से आए हो? मैं उनसे बताता हूँ, माँ जी मैं राकेश हूँ और मुझे रेखा से मिलना है। रेखा नाम सुनते ही उनके आंखों में आंसू निकलने लगते हैं और फिर वह बुजुर्ग महिला अपने आंसुओं को छुपाने लगती है और मुझे अंदर चलने के लिए कहती है। फिर मुझे सोफ़ा में बैठाती है।
इतने में ही एक छोटी लड़की मेरे लिए नाश्ता लाती है। मैं नाश्ता कर रहा था, तभी मेरी नज़र दीवार पर टंगी फ़ोटो पर जाती है और वह फ़ोटो किसी और की नहीं बल्कि रेखा की थी। उस पर माला चढ़ा हुआ था। मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ, क्योंकि हम दोनों तो कल ही घर जाते वक्त रेल के पटरी पर मिले थे। इतने में बुजुर्ग महिला कहती है, बेटा यह मेरी बड़ी बेटी थी। 2 महीने पहले ही इसकी मौत हो चुकी है। अब मेरी केवल एक बेटी बची है। मेरे पति तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। मेरी बेटी बहुत ही अच्छी थी। उसके पिता के मरने के बाद वह और भी ज़्यादा समझदार हो गई थी। एक ऑफिस में डेटा एंट्री का काम किया करती थी। उसको घर आते वक्त रात ज़्यादा हो जाती थी। मुझे डर भी लगा रहता था, क्योंकि तुम तो जानते ही हो आजकल का माहौल कैसा है। फिर भी मेरी बेटी बहुत साहसी थी और मुझे कहती, अरे माँ मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान जो है मेरे साथ। ऐसा सब कुछ चलता रहा। रात के करीब 11 बज चुके थे। अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई थी। मुझे आज डर भी बहुत लग रहा था। मेरी छोटी बेटी सो गई थी और मैं अकेली उसका वेट कर रही थी। तभी आसपास के लोग बाहर इकट्ठा खड़े हुए थे और आपस में बात कर रहे थे कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तभी मैं आवाज़ लगाती हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो और क्या नहीं होना चाहिए था। इतने में उसी में से एक व्यक्ति बोलता है, अरे माँ जी, पटरियों के किनारे एक लड़की मृत पड़ी हुई है और शायद उसके साथ गैंग रेप भी हुआ है। इतना सुनते ही मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और मैं वहाँ खुद जाने के लिए सोचती हूँ। जब मैं पटरियों के किनारे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी। मैं और नज़दीक जाने का प्रयास करती हूँ और मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बेटी, जो कि मेरे लिए सब कुछ थी, मृत पड़ी हुई थी। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। मैं तभी बेहोश हो जाती हूँ। पुलिस वाले मुझे उठाते हैं और फिर पानी पिलाते हैं। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं था। फिर अपने आप को मैं खूब समझाती हूँ, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मेरी बेटी के हत्यारे आज भी खुलेआम भाग रहे हैं। खैर तुम उसे कब से जानते हो? ये सब बातें सुनकर मेरी तो कुछ बताने के लिए हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं समझ चुका था कि जिससे मैं मिला हूँ वह और कोई नहीं बल्कि रेखा की आत्मा है। मैंने उनसे पूरी कहानी बताया कि मैं रेखा से कब मिला और कैसे मिला। इतने में माँ जी कहती हैं, बेटा दरअसल बात ऐसी है कि वह अपने हत्यारों को ढूंढती रहती है, लेकिन हाँ, किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती। तुम्हारे जैसे कई लोगों से मिल चुकी है। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा वह कुछ भी नहीं करेगी। मैं सच बताऊं तो मेरी आंखें भर आई थी। मैं उन हत्यारों का कर तो कुछ नहीं सकता था, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना माँ जी की आर्थिक मदद की जाए, और मेरे पास करीब 10,000 रुपये थे, जिसको मैंने माँ जी को दे दिया। पहले तो माँ जी ने लेने से इनकार किया, फिर मेरे फोर्स करने पर ले लेती हैं। समय करीब 8 बज चुके थे। अब मैं अपने घर की ओर निकलने लगता हूँ। फिर माँ जी के पैर पड़ता हूँ और उनसे कहता हूँ, माँ जी आप टेंशन मत लीजिएगा। आपको मेरी जब भी ज़रूरत हो इस नंबर पर निसंकोच फ़ोन लगाइएगा। मैं आपकी मदद ज़रूर करने आऊँगा। माँ की आंखें भर आई थी। मैं उनकी छोटी बेटी को अपने पास बुलाता हूँ और उसको प्यार करता हूँ और उसको कुछ पैसे देते हुए कहता हूँ, बेटा ये तुम्हारे चॉकलेट के लिए है, इसको रख लो। अगली बार आऊँगा तो तुम्हारे लिए कपड़े ज़रूर लेकर आऊँगा। इतना कहते हुए मैं अपने घर की ओर चल देता हूँ। घर पहुँचकर मैं खूब रोया और भगवान से यही प्रार्थना किया कि ऐसी घटना किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। अब बढ़ते हैं सुखेंद्र जी के द्वारा दी गई हॉरर स्टोरी की तरफ। बात तब की है जब मोबाइल का प्रचलन बहुत ही कम था। ठंडी का मौसम था। सुखेंद्र जी अपने गांव से बुआ के यहाँ जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो आज पहली बार बुआ के यहाँ जा रहे थे। इसके पहले भी वो कई बार इसी रोडवे से जा चुके थे, पर आज उनके साथ जो होने वाला था उसको सुनकर आप सहम जाएंगे।
वह अपने घर से करीब 3 बजे निकलते हैं। वह अपने बाइक में अकेले ही थे। रास्ता थोड़ी लंबा था और उनको जंगल के उस पार जाना था। वैसे इनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि जंगल से इनका आना जाना लगा ही रहता था। अब शाम हो चुकी थी, ऊपर से ठंडी का मौसम था, तो इन्हें ठंडी भी काफ़ी लग रही थी। सुखिंद्र जी अब तक 40 किलोमीटर ट्रेवल कर चुके थे। जंगल में ही आगे कुछ घर बने हुए थे। आमतौर पर जंगल में ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 घर ही होते हैं। रोड के किनारे एक छोटी सी दुकान थी। मैंने दुकानदार से एक सिगरेट मांगी और सिगरेट जलाकर पीने लगा। इतने में ही एक बूढ़ा आदमी मुझसे पूछता है, कहाँ जा रहे हो बेटा, अब तो रात भी होने वाली है। मैंने कहा, अरे दादाजी, मुझे तो ब्यौहारी जाना है। फिर वे कहते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन हाथ तो सेक लो, इतनी अच्छी आग जल रही है। मैं उनके कहने पर हाथ सेकने लगता हूँ। इतने में ही एक दूसरा वृद्ध आदमी कहता है, बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन बुरा मत मानना, ये रास्ता रात के लिए सही नहीं है। मेरा मानो तो तुम यहीं ठहर जाओ, सुबह चले जाना। उन्होंने इतना जैसे ही कहा, मेरी हंसी नहीं रुकी जा रही थी। मैंने जवाब दिया, ठीक है, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं इस रास्ते से जा चुका हूँ, मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर वह वृद्ध आदमी कहता है, देखो बेटा, मेरा समझाना काम है, मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर है। मैं उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि मेरा इस जंगल से आना जाना लगा ही रहता था। वो अलग बात है कि आज मैं रात में सफ़र कर रहा था। खैर, रात के 9 बज चुके थे। अभी भी 1.5 घंटे की रास्ता बाकी थी। मैं उन तीनों वृद्ध दादाजी लोगों को प्रणाम करके वहाँ से चल देता हूँ। सफ़र में गाने सुनने का शौक़ मुझे बहुत था, इसलिए मैंने कान पर ईयरफोन लगा लेता हूँ। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मैं बड़े मज़े से बाइक चला रहा था। मुझे बिल्कुल भी बाहर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और ना ही मुझे डर लग रहा था। तभी मेरी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है। सुनसान जंगल था और पूरे रोड में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर जब मैं गाड़ी का किक मारता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे पास ज़्यादा सोचने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि रात भी ज़्यादा हो रही थी। अब मैं गाड़ी को और तेज़ी से भगाने लगता हूँ। जब मेरी गाड़ी जंगल में बड़े से तालाब के पास पहुँचती है तो फिर से बंद हो जाती है। मुझे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर गाड़ी ऐसे बार बार क्यों बंद हो रही है। मैंने गाड़ी को चेक किया तो सब कुछ सही था। काली रात भी थी, तो इसकी वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा था। इतने में ही तालाब से ज़ोर से चीखने की आवाज़ आती है। तभी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगी, यह आवाज़ सुनकर मेरी हालत बहुत नाजुक हो गई थी। तभी मुझे सामने से बस आती हुई दिखी तो मुझे कुछ राहत मिली, लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि वह बस तालाब की ओर घुसने लगती है और तालाब में जाकर डूब जाती है। मैं कुछ समझ पाता इसके पहले ही मेरे पीछे से आवाज़ आती है, बेटा यहाँ क्या कर रहा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पीछे कोई नहीं था। डर के मारे मेरे पैंट से पेशाब छूट जाती है। अब मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगता हूँ। बार बार तालाब से रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तालाब से लड़की की आवाज़ आती है, कोई तो मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो। ऐसे ही तरह तरह की तालाब से डरावनी आवाज़ आ रही थी। मैं बेहोश होने ही वाला था, इसके पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ने मात्र से सब कुछ सही हो जाता है। अब कोई भी आवाज़ तालाब से नहीं आ रही थी और मैंने अपने बाइक को स्टार्ट किया तो वह आराम से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से भागने लगता हूँ। उस तालाब से मेरे बुआ का घर 10 किलोमीटर की दूरी पर था। जब मैं वहाँ से कुछ आगे निकल जाता हूँ तब मुझे चैन की सांस आती है। समय करीब 10:30 बज चुके थे। मैं अपने बुआ के घर पहुँच गया। सभी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें भी मेरे लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था। खैर, मेरे साथ जो घटना हुई मैं उन लोगों से बताने लगता हूँ। तभी मेरे बुआ के ससुर, जो कि मेरे दादाजी की उम्र के थे, वे कहते हैं,
बेटा तू सही सलामत आ गया, तेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, क्योंकि 10 साल पहले उस तालाब में तिवारी ट्रांसपोर्ट की पूरी बस चली गई थी। उस बस में लगभग 55 लोग थे, जिसमें से कोई भी नहीं बचा। सबके सब उस तालाब में मारे गए थे। उनकी आत्मा आज भी उसी तालाब में चीखती चिल्लाती रहती है और तालाब के बगल से जाने वाले लोगों से बचाओ बचाओ करके मदद मांगती है। 7 बजे के बाद उस रास्ते से कोई भी गांव का आदमी नहीं निकलता, लेकिन बाहर के लोगों को इस घटना के बारे में नहीं पता रहता, तो वे लोग इन आत्माओं के चक्कर में तालाब के पास फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। खैर तुम बच गए, भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर हम सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद मैं जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि मैं आज सफ़र करके आया था और थक भी गया था। अब मुझे उन तीनों वृद्ध दादाजी लोगों की बात समझ में आती है कि आखिर वे मुझे रात में जाने से क्यों रोक रहे थे। खैर अब सब कुछ सही हो गया था और मैं बुआ के यहाँ खूब एंजॉय करने लगा। तो दोस्तों यह घटना बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। दरअसल साल 2006 में मध्य प्रदेश के गोविंदगढ़ में एक बस एक्सीडेंट हुआ था, यानी कि पूरी की पूरी बस तालाब में समा गई थी, जिसमें ड्राइवर समेत 55 लोग सवार थे और सभी लोग मारे गए थे। तब से उन मृत लोगों की आत्मा उस तालाब के आसपास घूमती रहती है और वहाँ से निकलने वाले लोगों को परेशान करती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप ही के द्वारा दी गई किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।